हेलो बच्चों, आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज चैप्टर 3 पार्ट 3 आप लोगों का रिलीज होने जा रहा है। अच्छा, लास्ट दिन पे एक थोड़ा वीडियो में टेक्निकल फॉल्ट आ गया था, तो उस वीडियो को मैं वहीं से कंटिन्यू कर रहा हूँ और आज का नया टॉपिक भी हो आप लोगों को ऐड करवाऊँगा। ठीक है, तो आज के लेक्चर की अगर स्टार्ट की जाए तो देखो, लास्ट दिन पे मैं आप लोगों को बता रहा था एक्टिव इलेक्ट्रोड्स, एक्टिव मेटल्स। वो वाले वीडियो में एंड जो है अपना एक्टिव मेटल इलेक्ट्रोड्स की बात की गई है, एक्टिव इलेक्ट्रोड्स की बात की गई है। अगर एक्टिव इलेक्ट्रोड्स की अगर बात की जाए तो एक्टिव इलेक्ट्रोड्स क्या होते हैं? जिस भी मेटल का, अगर मैं बात कर रहा हूँ जिंक, कॉपर, आयरन, टिन, जिस भी मेटल का ऑक्सीडेशन या रिडक्शन हो रहा है, ठीक है, आइदर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, वो किस पे डिपेंड करता है? सामने वाले पे, क्योंकि तुम्हारी वैल्यू तो कांस्टेंट होती है। अब सामने वाला कितना पावरफुल है या सामने वाले की वैल्यू ही डिसाइड करती है कि आप कितने पावरफुल हो। अगर वो आपकी वैल्यू से वीक है, सपोज मेरे पास 100 रुपीज़ है, सामने वाले के पास 20 है, तो ऑब्वियसली बात उसके पास कम है, और किसी के पास 200 तो वो ज़्यादा है, तो मेरे पास तो जो अमाउंट है वो फिक्स है। तो वैसे ही एक्टिव इलेक्ट्रोड्स, एक्टिव मेटल इलेक्ट्रोड, जो इलेक्ट्रोड्स ऑक्सीडाइज और रिड्यूस होते हैं, आइदर oxidize which is happen at anode and either reduce। मैं एक एग्जांपल यही ले रहा हूँ, दोनों में से कोई सा भी केस हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये कहलाते हैं एक्टिव इलेक्ट्रोड्स। बुक में इसका डिस्क्रिप्शन नहीं दे रखा है, लेकिन ये होता है, मतलब लास्ट ईयर की बुक्स में था। तो बेसिकली आप लोगों को पता होना चाहिए कि कौन सी चीज़ क्या है, कैसे रिलेट कर रहे हैं, उसको बात करते हैं एक्टिव मेटल इलेक्ट्रोड्स की। ओके, उसके बाद आप लोगों की बात की जाएगी, दो तरह के इनर्ट एक होते हैं। एक तो होता है इनर्ट इलेक्ट्रोड, बुक में दे रखा है आप लोगों के, इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे। और एक होता है गैसेस इलेक्ट्रॉन। एक क्या होता है? गैसेस इलेक्ट्रोड। अब देखो, इनर्ट इलेक्ट्रोड क्या होता है, गैसेस इलेक्ट्रोड क्या होता है। अब कोई गैस क्या हो सकती है? या तो ऑक्सीडाइज हो सकती है या रिड्यूस हो सकती है। कोई भी गैस क्या हो सकती है? या तो ऑक्सीडाइज हो सकती है, रिड्यूस हो सकती है। ये बात क्लियर है? कोई भी गैस क्या हो सकती है? ऑक्सीडाइज और रिड्यूस, दोनों केस हो सकते हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट बात जो है आप लोगों की समझने की, कि गैस ऑक्सीडाइज और रिड्यूस कैसे होगी? भाई गैस का, भाई मेटल का तो अपन क्या करते हैं, मेटल रॉड डाल देते हैं। भाई सिंपली क्या करते हैं, एक मेटल रॉड टब के अंदर एंटर करा देते हैं, तो मेटल इलेक्ट्रोड हो जाता है, ये एक्टिव इलेक्ट्रोड हो जाता है। लेकिन गैस का इलेक्ट्रोड कैसे बनाए? तो सबसे पहले मैं गैस इलेक्ट्रोड का एक्सप्लेनेशन आप लोगों को दे रहा हूँ, विच इज हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। ठीक है, उसका डायग्राम बना के एक्सप्लेन करता हूँ, फिर मैं आपको समझाऊंगा इनर्ट और गैसेस इलेक्ट्रोड क्या होते हैं। तो देखो, इसमें जो आता है, एक आता है हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस इलेक्ट्रोड के बाद आपको ये बात समझ में आ जाएगी। इस तरीके से हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में एक ट्यूब लगी होती है, एक स्लिट होती है, और ये आप लोगों के ऐसे करके ये ट्यूब है, और यहाँ पे HCl का लिक्विड भरा हुआ है। ये जो है प्लेटिनियम की स्लिट है, और ये जो है कॉपर की वायरिंग है, और यहाँ से हाइड्रोजन गैस जो है वो फ्लो हो रही है। ठीक है, ये डायग्राम होता है। आप लोगों की बुक में ये स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड या हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड करके दे रखा है, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड करके इसका एक्सप्लेनेशन दे रखा है। ठीक है, इस तरीके से आप लोगों का एक्सप्लेनेशन दे रखा है। अब देखो इसमें क्या होता है, पहले डायग्राम। अब इसमें प्लेटिनियम क्या काम कर रहा है, ये गैस यहाँ से आ रही है, हाइड्रोजन गैस। अच्छा, गैस ऑक्सीडाइज और रिड्यूस हो सकती है, गैस ऑक्सीडाइज और रिड्यूस हो सकती है। एग्जांपल लिख देते हैं। ऑक्सीडेशन होगा तो क्या बनाएगा? 2H+2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, रिडक्शन होगा तो क्या बनाएगा आप लोगों का? 2H+2 इलेक्ट्रॉन, और हाइड्रोजन गैस क्या हो जाएगी आप लोगों के? रिलीज हो जाएगी। हाइड्रोजन गैस आप लोगों की क्या हो जाएगी? रिलीज हो जाएगी। नोट कर लो ये वाली बात। लिखा, हाइड्रोजन गैस क्या हो जाएगी? इस तरीके से रिलीज हो जाएगी। ठीक है, अब देखो पहले इसको एक्सप्लेन कर देता हूं क्या होता है। आप लोगों को एग्जाम में इसका एक्सप्लेनेशन लिखना है। जैसे डायग्राम दिख रहा है, वी आर टेकिंग अ बीकर, उसके अंदर HCl सॉल्यूशन का लिक्विड भरा हुआ है। ठीक है, लिक्विड HCl भरा हुआ है, प्लेटिनियम की एक स्लिट है, और कॉपर की एक वायरिंग है, और हाइड्रोजन गैस इसमें फ्लो हो रही है। ये डायग्राम का डिस्क्रिप्शन है। और हाइड्रोजन गैस क्या हो रही है? ऑक्सीडाइज हो सकती है। ऑक्सीडाइज होगी तो किस पे इस्तेमाल होगी? एनोड पर इस्तेमाल होगी। और रिड्यूस हो रही है तो किस पर इस्तेमाल होगी?
कैथोड पर इस्तेमाल होगी। बुक में क्या कर रखा है, हाफ H2H+ और 1 इलेक्ट्रॉन के रिस्पेक्ट में भी दे रखा होगा, तो वो कोई बड़ी बात नहीं है भाई। इसको कैसे लिख दें, इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, हाफ H2H+ प्लस इलेक्ट्रॉन, दूसरे को क्या लिख सकता हूँ, H+ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ H2। दोनों एक ही बात है, डोंट गेट कंफ्यूज ओवर हियर, ठीक है। तो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। अगर इसमें कंडीशंस जो है स्टैंडर्ड कंसीडर किए जाए, स्टैंडर्ड बोले तो टेम्परेचर जो है अपना जो 25 डिग्री सेल्सियस लिया जाए, पहले भी मैंने बताया स्टैंडर्ड वाला, ठीक है। प्रेशर जो है 1 atm लिया जाए और कंसंट्रेशन जो है 1 m लिया जाए, तो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। तो देखो दो तरह के इलेक्ट्रोड है। प्लेटिनियम क्या करता है, सिर्फ इसको सरफेस प्रोवाइड करता है, ये ना तो ऑक्सीडाइज होता है ना रिड्यूस होता है, सिर्फ अवेलेबल। जैसे एग्जांपल क्लास में बेंचेस सिर्फ अवेलेबल होती है, उनका ये नहीं कि वो चल के जा रही है, ना वो कैथोड है ना वो एनोड है। तो प्लेटिनियम क्या कर रहा है, इस हाइड्रोजन गैस के फ्लो होने के लिए सिर्फ सरफेस प्रोवाइड, क्योंकि हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड बनाना स्टेबल नहीं हो रहा था, तो ये सरफेस के चारों ओर हाइड्रोजन गैस फ्लो होती है, इधर ये ऑक्सीडाइज और रिड्यूस हो सकती है, इधर क्या हो सकती है, ये ऑक्सीडाइज और रिड्यूस हो सकती है। तो प्लेटिनियम इज अ इनर्ट इलेक्ट्रोड। इनर्ट इलेक्ट्रोड क्या होते हैं, जो सिर्फ सरफेस प्रोवाइड करते हैं, ना तो ऑक्सीडाइज होते हैं ना रिड्यूस होते हैं, ना ऑक्सीडाइज होते हैं और ना रिड्यूस होते हैं, वो क्या कहलाते हैं, इनर्ट इलेक्ट्रोड कहलाते हैं। आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर, इनर्ट इलेक्ट्रोड। फिर दूसरी बात की जाए आप लोगों का, गैसेस इलेक्ट्रोड। गैसेस इलेक्ट्रोड क्या होती है, जिस गैस पे, अच्छा कोई जरूरी नहीं है, जनरली बुक्स में जो है हाइड्रोजन का रेफरेंस दे रखा है, क्योंकि इसका वोल्टेज जो है वो 0 होता है, मैं समझाऊंगा कैसे। लेकिन जनरली क्या बोला गया कि गैसेस कोई सी भी हो सकती है, क्लोरीन हो सकती है, फ्लोरीन हो सकती है, गैस, ठीक है। जो भी गैस ऑक्सीडाइज ऑक्सीजन हो सकती है, ऑक्सीडाइज और रिड्यूस हो सकती है, वो सब गैस इलेक्ट्रोड की तरह एक्सप्लेन होती है। तो दो इलेक्ट्रोड हो गए। इनर्ट इलेक्ट्रोड सिर्फ सरफेस प्रोवाइड करता है, लाइक प्लेटिनियम, सबसे कॉमन जो एग्जांपल है वो प्लेटिनियम है। और गैसेस इलेक्ट्रोड क्या होते हैं, या तो ऑक्सीडाइज हो सकते हैं या रिड्यूस हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने आप लोगों को बता दिया हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, क्लियर है। अच्छा एग्जाम में हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का एक्सप्लेनेशन है बुक में, अपने बुक में हेडिंग डाल रखी स्टैंडर्ड। ध्यान से सुनो आपको क्या क्या लिखना है। आप लोगों को क्या लिखना है, एक टब लिया, उसके अंदर प्लेटिनियम स्लिट लगाई, इस तरीके की ट्यूब लगाई, हाइड्रोजन गैस आप लोगों की लगातार फ्लो हो रही है। पॉइंट्स में ये लिखना है, प्लेटिनियम इज अ इनर्ट इलेक्ट्रोड ओवर हियर विच प्रोवाइड ओनली द सरफेस, इट इज नॉट ऑक्सीडाइज एंड रिड्यूस, ठीक है। हियर हाइड्रोजन इज वर्क एज अ गैसियस इलेक्ट्रोड। इन द केस ऑफ एनोड इट इज ऑक्सीडाइज like this or this, you can write over here from this and this, and in the case of cathode it is reduced like this, 2H+ 2 electron is equals to H2, ठीक है। both the ways are, am I clear regarding for that? These are called gaseous electrode. Standard hydrogen electrode, what happened with the standard hydrogen electrode, if the concentration is 1 m, pressure is 1 atm and temperature is 298 Kelvin, then it is known as standard hydrogen electrode, that's it, ठीक है। ये वाली बात क्लियर है, ओके। इसका डिस्क्रिप्शन मैंने आप लोगों को समझा दिया है, जरूरत पड़ेगी आप लोगों को जूम सेशन में तो मेरे से फिर से पूछ लेना। नेक्स्ट, इसे रब कर देते हैं। ठीक है। अच्छा, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का जो वोल्ट होता है, ई सेल की वैल्यू जो होती है वो ई नॉट की वैल्यू जो होती है वो 0.00 वोल्ट होती है, इसलिए इसे रेफरेंस इलेक्ट्रोड भी बोलते हैं, ठीक है। इसे रेफरेंस इलेक्ट्रोड भी बोलते हैं। अब बात करते हैं ईएमएफ सीरीज की। ईएमएफ क्या होता है वो मैंने ऑलरेडी आप लोगों को समझा दिया लास्ट वीडियो में। अब बात करते हैं ईएमएफ सीरीज की। देखो ईएमएफ सीरीज की अगर बात की जाए तो आप लोग की बुक में एक सीरीज दे रखी है, पेज नंबर 71, टेबल नंबर 3.1 एक्सरसाइज में आप लोगों को देखनी। मैं सिर्फ समझा रहा हूँ कैसे काम करेगी। F2 सबसे ऊपर दे रखा है आप लोगों को 2F-, इसकी वैल्यू जो दे रखी है आप लोगों को
87 वोल्ट दे रखी है। फिर ऐसे करके बहुत सारे एलिमेंट है। फिर बीच में दे रखा है 2h प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, प्रोडक्ट में दे रखा है आप लोगों को H2, इसकी वैल्यू दे रखी है 0.0 वोल्ट, और लास्ट में आप लोगों को दे रखा है Li प्लस इलेक्ट्रॉन, और आप लोगों का बन रहा है Li, और इसकी वैल्यू दे रखी है -3.0 वोल्ट, -3.05 वोल्ट, ऐसे करके। अच्छा, टेबल याद करनी नहीं, पहला एलिमेंट याद कर लेना, लास्ट का एलिमेंट याद कर लेना बस, और बीच वाला हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड याद कर लेना। अब देखो टेबल कैसे काम करती है। देखो इन्होंने जैसे जो भी फंडा दे रखा है अपन को रिडक्शन के रिस्पेक्ट में दे रखा है, रिडक्शन के रिस्पेक्ट में ये वाली बात आप लोगों को समझाई है। रिडक्शन मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अपना जो डिस्कशन हुआ था IUPAC ने बोला था कि स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल में सिर्फ रिडक्शन पोटेंशियल से अपन को मतलब है, इसीलिए हम पे यहाँ पर रिडक्शन पोटेंशियल की बात की गई है। इसीलिए यहाँ पे क्या की गई है, रिडक्शन पोटेंशियल की बात की गई है। ये वाली बात क्लियर है? ओके। अब आगे की बात सुनो, रिडक्शन पोटेंशियल की बात की गई है, इसका मतलब अब ये वैल्यू जो दे रखी है आप लोगों को रिडक्शन पोटेंशियल की दे रखी है, रिडक्शन पोटेंशियल का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे क्या हो रहा है, रिडक्शन, यानी कि इसकी गेन करने की टेंडेंसी, गेन करने की टेंडेंसी क्या होती है, सबसे ज्यादा होती है। अच्छा, गेन किस पे होता है, जनरली गेन किस पे होता है, कैथोड पे होता है। अगर सर कोई दूसरा एलिमेंट दे रखा हो तो ऑटोमेटिकली कहाँ पे जाएगा, अभी सपोज इन दोनों में कंपेयर कर रहा हूँ, तो इन दोनों में कंपेयर करें तो कहाँ पे जाएगा, वो ये कैथोड पे जाएगा और ये एनोड पे जाएगा। अच्छा, जिसकी गेन करने की टेंडेंसी ज्यादा है उसकी एक टेंडेंसी क्या बोलते हैं, उसकी वो अच्छा क्या करेगा, रिडक्शन, जिसका रिडक्शन अच्छा है वो अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब भाई मैं कर्जा लेने वाला आदमी हूं, मुझे तो हर कोई कर्जा दे सकता है, तो मैं लोगों के लिए अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हूं। ये वाली बात क्लियर है? जैसे जैसे नीचे जाते जाएंगे, ठीक है, उसकी गेन करने की टेंडेंसी कम हो रही है। देखो, अच्छा, फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। थोड़ा पीरियोडिक टेबल, हाँ पीरियोडिक टेबल से रिलेट कर सकते हो, तुम लोग 12th में आ गए हो, थोड़ा पीरियोडिक टेबल से रिलेट करते हैं। फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, दैट्स व्हाई इट हैज अ टेंडेंसी टू गेन। सिंपल सा फंडा, कोई प्रॉब्लम नहीं था इसकी गेन करने की टेंडेंसी से ज्यादा। धीरे 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 नीचे जाते जा रहे हैं, सबसे लास्ट में आता है लिथियम। इसलिए एरो ऊपर की तरफ क्यों बना है, याद रखना, रिडक्शन मतलब अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट सामने वाले के लिए, सामने वाले को क्या करेगा, ऑक्सीडाइज कर देगा, क्योंकि इसकी रिड्यूस होने की कैपेसिटी क्या है, ज्यादा। जैसे नीचे चले जाएंगे आप लोगों का क्या हो जाएगा, रिडक्शन जो है, ऑक्सीडेशन जो है बढ़ता जाएगा, ऑक्सीडेशन जो है वो बढ़ता जाएगा। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या हो गया, डोनेट करने की टेंडेंसी टू डोनेट। और रिडक्शन, ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है, ये सामने वाले को फटाफट से उधार दे देगा, मतलब ये क्या होगा, अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होगा। क्या होगा, एक बहुत ही अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होगा। ये बात समझ में आई? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है, मतलब ये वाला जनरली नीचे जैसे जाते जाएंगे पीरियोडिक टेबल में, अब दो एलिमेंट दे रखे हैं, एक यहाँ पे दे रखा है और एक यहाँ पे दे रखा है, इन दोनों के बीच में, तो ये कौन से, इसकी टेंडेंसी क्या है, गेन करने की है, रिडक्शन होगा। तो कहाँ पे इस्तेमाल होगा, ये जनरली कैथोड पर इस्तेमाल होगा। और इसके नीचे वाला अगर जाते जा रहे हैं तो ये वाला हमेशा इस तरफ एनोड पर इस्तेमाल होगा। अब सर सीरीज में कहीं दोनों इस तरफ ही दे रखी हूं, तो डिपेंड करता है ऊपर वाले की वैल्यू डिसाइड करेगी, ठीक है। एक तो ये तरीका है, वरना याद रखते जाना, वैल्यू नीचे जाने पर क्या होता है, वैल्यू जितनी ज्यादा कम होती जा रही है, देखो नेगेटिव जा रही है, मतलब उसमें ऐड करने के लिए अपन को एफर्ट करना पड़ेगा, और इसमें क्या हो जाएगा, इजीली ऐड हो जाएगा, तो एनर्जी इस तरीके से इतना वोल्टेज रिलीज करेगा। समझ में आ गया? ई नोड सेल ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे EMF, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ठीक है, EMF की फुल फॉर्म जो होती है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होती है। सेल पोटेंशियल, EMF, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मैंने आप लोगों को ऑलरेडी समझा दिया, तो ये वाली बात नोट कर लो अच्छे बच्चों, नोट कर लिया? ओके, आगे की बात क्लियर है ना, एक बहुत ही बेसिक फंडा है। देखो कॉन्सेप्ट पे चलो, अपना टारगेट यही रहता है कि भाई आप लोगों को एकदम ऐसे जैसे पहली बार ही पढ़ा है,
अब बोलोगे सर पहली बार तो पढ़ा है, लेकिन ये काफ़ी चीज़ें रेडॉक्स में आप लोगों ने पढ़ रखी होगी, ये मेरे सीरीज का डिस्क्रिप्शन वहाँ पे था, कोई बात नहीं, अपन तो मान के चल रहे हैं जीरो को मल्टीप्लाई करना है एक बहुत बड़े कांस्टेंट से, मल्टीप्लाई करके छोड़ेंगे। ओके, अब बात की जाए कुछ और नए फंडों की, तो बात की जाती है गिब्स फ्री एनर्जी। एक वर्ड जो आएगा गिब्स फ्री एनर्जी, ये आप लोगों के थर्मोडायनेमिक्स का कोई भी प्रोसेस स्पॉन्टेनियस के लिए, स्पॉन्टेनियस मतलब जो प्रोसेस अपने आप हो, जिसमें किसी भी तरह का एफर्ट नहीं करना पड़े, जैसे वाटरफॉल का गिरना अपने आप गिरता है, उसमें किसी तरह की एनर्जी, पानी की टंकी से पानी का नीचे आना। सर बोलो पानी का ऊपर चढ़ाने में तो मोटर चलती है, बिजली लगती है, नहीं, वो तो ठीक है, वो तो नेचुरल, वो इननेचुरल प्रोसेस है। लेकिन अगर बात की जाए नीचे आने में कोई एनर्जी नहीं देनी पड़ती कि अपन दे रहे हैं कि भाई, नहीं, वो अपने आप नीचे आता है। तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, ये आप लोगों ने पढ़ा होगा, स्पॉन्टेनियस नेचुरली अकरिंग प्रोसेस, नेचुरली अकरिंग प्रोसेस जो होते हैं वो आप लोगों के क्या होते हैं, स्पॉन्टेनियस होते हैं, कोई प्रॉब्लम, नेचुरली अकरिंग प्रोसेस जो होते हैं वो स्पॉन्टेनियस होते हैं। आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर। गिब्स फ्री एनर्जी, ठीक है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। अच्छा, थर्मोडायनेमिक्स में एक बात बोली गई थी कि अगर कोई भी प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है, ये वापस 11th का, डेल्टा जी शुड बी नेगेटिव। अगर किसी प्रोसेस में डेल्टा जी की वैल्यू कैसे निकालते हो मैं सिखाऊंगा, लेकिन किसी प्रोसेस में अगर डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव है, इसका मतलब प्रोसेस क्या है आप लोगों का, स्पॉन्टेनियस है। प्रोसेस क्या है, स्पॉन्टेनियस है। सर डेल्टा जी कैसे निकालेंगे, बता देते हैं। अगर सर पॉजिटिव है तो उसमें एनर्जी देनी पड़ रही, बस। जिसकी वैल्यू नेगेटिव है उसमें प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है। सर इसका फायदा इंडस्ट्री में कोई भी रिएक्शन में अगर डेल्टा जी अगर आप नेगेटिव लेके चले जाओगे तो उसमें एनर्जी नहीं देनी पड़ेगी, इलेक्ट्रिसिटी का बिल नहीं आएगा। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस को स्टेबल करने की कोशिश करते हैं अपन। अब डेल्टा जी जो होता है -NFE होता है, और बुक्स में जी नॉड की जब भी बात करेंगे तो स्टैंडर्ड वही कंसंट्रेशन 1m, प्रेशर जो है 180 m, टेम्परेचर जो है 298, तो नॉड हो जाएगा स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी, ठीक है। अब ई नॉट क्या होता है, अच्छा एन क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर। ये अपना जैसे कोई भी रिएक्शन हो रही है Zn से Zn +2 इलेक्ट्रॉन, तो n क्या हो गया, जितने इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हो रहे हैं, ठीक है। n इज अ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर। ये वाली बात क्लियर है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर। F क्या होता है, फैराडे। 1 फैराडे की वैल्यू जो होती है 96, कैलकुलेशन के लिए अपन इस्तेमाल करते हैं। ये क्या होता है, 1 फैराडे, 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर चार्ज। 1 मोल बोले तो भाई 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है 1.6 × 10⁻⁻19 होता है। अब मैंने यहाँ पे लिखा है, इसका मतलब 2 मोल है भाई, मोल की रिस्पेक्ट में कैलकुलेशन करनी है ना, तो 2 मोल के लिए क्या करेंगे, 1.6 मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रो नंबर 6.023 × 10⁻23। इसको सॉल्व कर लोगे, अप्रॉक्स जो आएगा 96500 कूलाम आ जाएगा। इसको सॉल्व कर लोगे तो अप्रॉक्स क्या आ जाएगा अपना 96500 कूलाम। तो ये आप लोगों का F की वैल्यू हो गई, ठीक है। और E नॉट की वैल्यू E कैथोड माइनस E NO। E नॉट सेल क्या होता है, ये लास्ट लेक्चर में मैंने बता दिया। E नॉट सेल क्या होता है, E कैथोड, एक क्वेश्चन कर लेते हैं, एक बेसिक क्वेश्चन कर लेते हैं, कैथोड माइनस E NO, बस सिंपल। अगर वैल्यू, अब देखो एक क्वेश्चन लेते हैं, मैंने बोला कैथोड पे, मैंने बोला सपोज जिंक वाला ही दे रखा है, कॉपर दे रखा है, कॉपर पे E नॉट ऑफ Cu+2 से Cu की वैल्यू जो दे रखी है आप लोगों के 2 पॉइंट, रैंडम वैल्यू दे रहा हूँ 2.31, इट इज नॉट एग्जैक्ट बाय राइट वैल्यू, ठीक है। और मैंने E नॉट ऑफ जिंक की वैल्यू दे रखी है, ठीक है, Zn+2 से Zn की वैल्यू दे रखी है 1.2 वोल्ट। ये माइनस कर देते हैं, इसको प्लस कर देते हैं, एक सेकेंड, इसको माइनस करना सही रहेगा, ठीक है। ऐसी वैल्यू दे रखी है आप लोगों को। अच्छा सर इसमें से कैथोड एनोड, ये वाली बात आपको क्वेश्चन में देंगे। सपोज मैं एक रिएक्शन लिख रहा हूँ, इसके साथ में ये वैल्यू आप लोगों को दे रखी है। अब मुझे बताना है कि दिस प्रोसेस इज स्पॉन्टेनियस और नॉट, ठीक है, सीधा तरीका। तो अपने को क्या करेंगे, अच्छा एक रिएक्शन में दे रखी है
Zn Cu+2, आप लोगों को दे रखा है Zn+2 Cu, Zn+2 और Cu। ये वाली बात क्लियर है। इसका मतलब क्या हो गया, ये वैल्यू अगर आपको देने से मतलब क्या हो गया कि ये एनोड है, देखो ऑक्सीडेशन और ये क्या है रिडक्शन। अपना फॉर्मूला क्या होता है, ई कैथोड माइनस ई एनोड। कोई भी प्रोसेस स्पॉन्टेनियस एग्जाम में वैल्यू ऐसे ही देंगे। और याद रखना स्पेशल बात, हमेशा रिडक्शन के केस में ही ये वाला फॉर्मूला लगाना है। ऑक्सीडेशन के केस में 3 अलग अलग फॉर्मूले हैं, पर IUPAC ने स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल को कंसीडर किया है, इसलिए अपन भी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की ही बात करेंगे, फालतू का दिमाग नहीं लगाएंगे। ठीक है, रिडक्शन पोटेंशियल में अगर नहीं दे रखा तो माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, देखो रिडक्शन रिडक्शन। ठीक है, अपना फॉर्मूला ई कैथोड माइनस ई एनोड, देखो क्लियरली दिख रहा है क्या होगा, ये कैथोड और ये एनोड, देखो ना कैथोड और ये एनोड। तो कैथोड की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2.31 माइनस ऑफ -1.2 वोल्ट। इसको सॉल्व कर लोगे तो ये जाएगा 2.31 प्लस, ये प्लस हो जाएगा 1.20, तो ये हो जाएगा 3.51 वोल्ट। ई नॉट सेल की वैल्यू, ठीक है, ई नॉट सेल की वैल्यू निकाल ली। अब मुझे बताना है प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है या नहीं है, गिब्स फ्री एनर्जी की वैल्यू कितनी आएगी, फॉर्मूला लगा दो, डेल्टा जी, देखो डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू -NF ई नॉट। एन की वैल्यू कितनी है, कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं पूरे प्रोसीजर में, देखो 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं, तो एन की वैल्यू 2 हो गई। फैराडे हो गया 96500 कूलम, और ई नॉट की वैल्यू अपनी आ गई 3.51 वोल्ट। इसको मल्टीप्लाई कर दो, ओवरऑल वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव आएगी। और किसी भी प्रोसेस में नेगेटिव होने का मतलब क्या हो गया, प्रोसेस जो है किसी भी वैल्यू का नेगेटिव होने का मतलब क्या हो गया, प्रोसेस जो है स्पॉन्टेनियस है, अपने आप होगा, अपने आप होगा, कोई प्रॉब्लम ही नहीं। नोट कर लो, किसी भी प्रोसेस का स्पॉन्टेनियस होने का मतलब क्या है, प्रोसेस अपने आप होगा, नेचुरली अकरिंग प्रोसेस। ठीक है, अगर किसी क्वेश्चन में ध्यान रखना, अगर ई नॉट की वैल्यू अपना एन के फॉर्मूले के हिसाब से, उसने बोला मैथमेटिकली इसका एक्सप्रेशन थर्मोडायनेमिक्स में आप लोग क्या है, थर्ड लॉ थर्मोडायनेमिक्स के साथ साथ, अगर किसी में ऐसा दे रखा है तो आप लोगों को कैसे रिलेट होगा, ये वाली बात समझ में आ गई। अगर ये वैल्यू आप लोगों को नेगेटिव आती तो नेगेटिव क्या हो जाता, प्रोसेस पॉजिटिव हो जाता। भाई प्रोसेस क्या होता, डेल्टा जी की वैल्यू की अगर पॉजिटिव आती तो डेल्टा जी प्रोसेस पॉजिटिव होने का मतलब है प्रोसेस इज नॉन स्पॉन्टेनियस। अब बैटरी जो तुम लगाते हो वो अपने आप चले जाती है, क्योंकि उसमें ई नॉट की वैल्यू क्या निकालते हैं, हमेशा पॉजिटिव लगाते हैं, इसलिए हमेशा ई नॉट की वैल्यू। और अगर उसको अपन चार्ज करते हैं तो अपन से बाहर से एक्स्ट्रा फोर्स लगाना पड़ता है। अगर प्रोसेस स्पॉन्टेनियस नहीं निकालेंगे तो बैटरी काम ही नहीं करेगी, उसको और एनर्जी देनी पड़ेगी चार्ज काम कराने के लिए। तो इसलिए प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होने के लिए डेल्टा जी शुड बी नेगेटिव। और अगर डेल्टा जी पॉजिटिव है, यहाँ पे आ गया स्पॉन्टेनियस, अगर डेल्टा जी किसी के तरीके से कब आता पॉजिटिव, जब ई नॉट सेल की वैल्यू क्या आती, नेगेटिव। नेगेटिव आने का मतलब डेल्टा जी क्या हो गया, पॉजिटिव। तो इस वाले केस में क्या हो गया, प्रोसेस नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाता। इस वाले केस में क्या होता, प्रोसेस नॉन, सिंपल सा, बहुत ही सिंपल फंडा है। एम आई क्लियर रिगार्डिंग फॉर दिस, आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर बच्चों। ठीक है, तो मैंने आप लोगों को क्या क्या बताया, एक्टिव इलेक्ट्रोड्स क्या होते हैं, जो ऑक्सीडाइज और रिड्यूस हो सकते हैं, गैसियस इलेक्ट्रोड, इनर्ट इलेक्ट्रोड, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की वर्किंग, ईएमएफ सीरीज और ई नॉट सेल। नेक्स्ट टर्न पे अपन करने वाले हैं अपना गिब्स फ्री एनर्जी, नस्ट इक्वेशन गिब्स फ्री एनर्जी से रिलेट करेगा आप लोगों के। ठीक है, तो वहां पे अपन उस पूरा डेरिवेशन को समझेंगे, उसके बाद अपन क्या करेंगे, उसके कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे। गिब्स फ्री एनर्जी का सेक्शन है जहां पे से न्यूमेरिकल आएगा, और 4 या 5 न्यूमेरिकल ही आप लोगों को अच्छे से आने चाहिए। आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर फ्रॉम माई साइड। ओके बच्चों, थैंक यू, आज के लिए इतना ही बहुत है। थैंक यू फ्रॉम माई साइड बच्चों, ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर।